नाज़रीन वेलकम बैक। अमानुल्लाह साहब हमें IMF और वर्ल्ड बैंक के रोल के बारे में बता रहे थे कि वो कितना पोलिटिसाइज्ड हो चुका है और किस तरह से कंट्रीज़ के पॉलिसीज़ को इन्फ्लुएंस करता है और जिसकी वजह से बहुत सारी मुश्किलात होती हैं। प्लीज़। हाँ, तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि देखिए, एक तरफ तो IMF की ख्वाहिश ये है कि स्टेट बैंक को बल्कि मैंडेट दिया है कि उसने जब तक कि आपका इन्फ्लेशन रेट नीचे ना आए आप इंटरेस्ट रेट को कम नहीं कर सकते। ऑन दी अदर हैंड गवर्नमेंट को ऐसी सजेशन दी जाती हैं कि इन्फ्लेशन बढ़े। इसका मतलब बिल्कुल वाज़ेह हो जाता है। देखिए, हमारे यहाँ जो इन्फ्लेशन है उसमें मेजर रोल दो चीज़ों का है। एक तो कॉस्ट ऑफ एनर्जी। देखिए, जब बिजली की और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की प्राइस बढ़ती है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑटोमेटिक बढ़ जाती है, तो वो प्राइसेस पे इसका इम्पैक्ट आता है। ठीक है, तो एक तरफ तो IMF ये कहता है कि आप अपने एनर्जी प्राइसेस को बढ़ाएं या सब्सिडीज कम करें, दूसरी तरफ वो हमें इंटरेस्ट रेट कम नहीं करने देता। मैं आपको मिसाल देता हूँ अमेरिका की, जब से सबसे बड़ा फाइनेंशियल टर्माइल तो वहीं हुआ था ना। जी जी। तो लेकिन उनका इंटरेस्ट रेट जो था कभी 1% से ऊपर नहीं गया, और इतने रिसेशन के बावजूद वहाँ की हुकूमत ने मनी पंप किया इकोनॉमी में कि ये जो लैंडिंग होती है कंज्यूमर फाइनेंस जैसा आपने बताया, जिससे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हुई थी, वहाँ उसको रुकने नहीं दिया। डिस्पाइट इन्फ्लेशन रेट उन्होंने कहा कि भाई नहीं, ये हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है ना बंद नहीं होना चाहिए। अब ये देखिए कि इस दफ़ा थोड़ा सा रिवर्स हुआ है, अदरवाइज आपके कंज्यूमर फाइनेंसिंग ऑलमोस्ट 0 पे आ गई है। अब बैंक्स को ज़्यादा प्रूडेंट होने का डायरेक्टिव दिया गया है कि भाई आप इतना ना करें। दूसरी बात जो ये मैं कह रहा था कि दो चीज़ें होती हैं इन्फ्लेशन बढ़ाने के लिए। एक तो ये कि एनर्जी प्राइसेस पुश करती है, उससे भी बड़ा जो है हैवी गवर्नमेंट बोरोइंग है। गवर्नमेंट की जो बोरोइंग है वो ये देखिए बैंकों से कर रही है। नो, स्टेट बैंक से तो IMF ने कहा है कि आप 0 रेटेड पे आ जाएं, लेकिन कमर्शियल बैंक से उससे पहले, उनके आने से पहले तो स्टेट बैंक से बहुत बोरिंग हुई ना। वो बोरोइंग हुई है, मोनेटाइजेशन हुई है। शौकत तरीन साहब ने अभी बयान दिया है कि तकरीबन 13,000 बिलियन स्टेट बैंक से एक्स्ट्रा नोट प्रिंट करके गवर्नमेंट ने एग्जैक्टली नहीं, मैं ये कह रहा हूं इन्फ्लेशन नहीं होता। इन्फ्लेशन देखिए, इन्फ्लेशन कैसे बढ़ता है? इन्फ्लेशन यूं बढ़ता है कि आपकी जो कमर्शियल बैंक्स हैं उससे गवर्नमेंट ने क्या किया कि 80% ऑफ द टोटल क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूशन जो था उसमें से 80% तो गवर्नमेंट के खाते में चला गया। लोगों के पास बचा ही नहीं, लोगों के पास 20% बचा। कोई लास्ट ईयर जो है, लास्ट फाइनेंशियल में 76 बिलियन प्राइवेट सेक्टर को गया और ओवर 4 बिलियन जो है वहाँ चला गया। तो अब जब एक आपके पास फ्यूल ही नहीं है प्राइवेट सेक्टर के पास, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होगी। तो ये एक बहुत शदीद ज़रूरत है कि गवर्नमेंट अपने नॉन डेवलपमेंट अखराजात को रोक के बैंक से बोरोइंग बंद करे। अपने लोगों के साथ अगर अच्छा सलूक करना है तो उनको एक स्पेस फ्राहम करे। ये एक है। दूसरा ये कि अब देखिए, हिंदुस्तान भी एक मुल्क है जहाँ पे 8.5% के करीब तो कन्फर्म है कि इकोनॉमिक ग्रोथ होगी इस साल। ठीक है, उसके अलावा चाइना, जापान। आप ये ज़रा सा गौर फरमाइए कि जिन जिन ममालिक में IMF मौजूद नहीं है वहाँ ग्रोथ हो रही है, जहाँ जहाँ है वहाँ नहीं हो रही। तो इससे एक एग्जाम्पल है ना। तो लेकिन मेरे इसके बारे में थोड़ा सा, हालांकि मैं होस्ट हूँ, मुझे इतना व्यू होना नहीं चाहिए, लेकिन मैं भी लिखता रहता हूँ आप मैगजीन्स वगैरह में, अखबारों में आपने देखा होगा। अब मेरा एक सर्टन पॉइंट देखने का एक तरीका है। एज ए बैंकर मेरे पास डेली रिपोर्ट आती थी, तमाम कंट्रीज़ की चार्ट आता था जी जी, जिसमें ये लिखा होता था कि हर मुल्क का इन्फ्लेशन क्या है, क्योंकि हम लोग इसको एज ए की फैक्टर समझते हैं। सही है। जब किसी मुल्क में हम देखते थे कि इन्फ्लेशन बढ़ा है तो हम प्रिडिक्ट कर देते थे ऑटोमेटिकली कि इसकी करेंसी गिरेगी। सही है, क्योंकि लोकल मार्केट में उसकी चीज़ की वैल्यू कम हो गई, उसके रुपए की कदर लोकल मार्केट में कम हो गई। कल तक अगर वो 100 रुपये से 2 किताबें खरीदता था, आज वो 100 रुपये से अगर 1.5 किताब खरीद रहा है, इसका मतलब उसकी करेंसी की वैल्यू कम हो गई। तो इंटरनेशनल मार्केट में भी उसका रिफ्लेक्शन आएगा, डॉलर टर्म में, येन टर्म में, व्हाटएवर। दूसरी चीज़ हम ये कहते थे कि इसका इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा। ये फिलिप्स कर्व है, आप मानते हैं इसको या नहीं मानते, पाकिस्तान में इसकी एप्लीकेबिलिटी एक्सेप्टेबल है या नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने तो प्रैक्टिकली देखा कि यहाँ है
मैं जब शुरू में आया था, कुछ गवर्नमेंट बैंकर्स से मेरी बहस हुई थी इन्फ्लेशन के ऊपर, तो उन्होंने कहा था कि फिलिप्स कर्व इज़ नॉट एप्लीकेबल इन पाकिस्तान। ये 2006 की मैं बात कर रहा हूँ, जब मैंने अपने एक आर्टिकल इन्फ्लेशन पे लिखा था। मैंने कहा था कि बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन गोइंग अप नाउ, there will be a decline in the currency value, there will be increase in interest rate, there will be decline in stock market. ये तीनों चीज़ को उन्होंने रिफ्यूट किया था। और नहीं तो आप ये क्या समझते हैं, आप क्या समझते हैं कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या चाबी है हमारे पास? देखिए, इन्फ्लेशन पूरे यहाँ तो हर आदमी एक, ये इस सारे प्रोग्राम का मकसद यही, जो हाथ हम यहाँ पे दिखा रहे हैं, ये आम आदमी के लिए है। जी। हमें एजुकेट यही करना है कि पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन नहीं है, यहाँ है। क्यों है? जापान में क्यों इन्फ्लेशन है? देखिए, बात यह है कि दो बुनियादी चीज़ें हैं, गुड्स एंड सर्विसेज। जब तक कि ये दो चीज़ें ग्रोथ नहीं करेंगी, आपका इन्फ्लेशन कम नहीं होगा। हमारे यहाँ गुड्स एंड सर्विसेज दोनों की प्रोडक्शन जो है ना, आइदर स्टैटिक और डिक्लाइनिंग, ठीक है ना। और गुड्स एंड सर्विसेज की ग्रोथ के लिए आपको फैसिलिटेट करना पड़ता है फाइनेंसिंग के हवाले से, टैक्सेशन के हवाले से, और उनको चीपर रॉ मटेरियल। देखिए, अब जो हमारा जो एक्सचेंज रेट का जो डेप्रिसिएशन है, वो भी इट्स ए पार्ट ऑफ इन्फ्लेशन। हाँ, पार्ट ऑफ वही जो मैंने कहा। हाँ, हम लोग जहाँ देखते थे कि इन्फ्लेशन हुआ, हम लोग बिल्कुल तय कर लेते थे कि ये करेंसी गिरेगी। कोई चाहे इसको किसी तरह से मैनेज करना। देखिए, इसके दो इम्पैक्ट आने चाहिए थे। 2004 से लेकर 2008 तक आपने 62 पे इसको पेग रखा ना। अब ये देखिए, उसका नतीजा ये निकला कि आपके इंपोर्ट बहुत बढ़ गया, एक्सपोर्ट आप, लेकिन आप ये देखिए ना, और आप जो है ना पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे पहुंच अब गए। आज जो है, आप ये देखिए कि हमारा जो रुपी है डॉलर के अगेंस्ट में 85 और 86 के करीब है, ठीक है ना। यन में अगर देखें तो आपकी डिप्रिसिएशन बहुत ज्यादा हो चुकी है। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप डेप्रिशिएट करते हैं एक्सचेंज रेट में, तो आपकी एक्सपोर्ट ग्रोथ करना चाहिए, क्योंकि आपके सस्ता माल मिल रहा है, लेकिन वो रिफ्लेक्ट नहीं कर रही है। सिर्फ एक पॉजिटिव पॉइंट आया है इसका, इंपोर्ट कम हुआ नहीं, वो तो हुआ है, वो तो मजबूरी है, क्योंकि आपके डेवलपमेंट नहीं हो रही है, सिर्फ इस वजह से हुआ। इसका एक पॉजिटिव पॉइंट मेरी नज़र में ये है कि आपका जो होम रिमिटेंसेस हैं, होम रिमिटेंसेस बढ़ गए। इस दफ़ा रिकॉर्ड हुए हैं तकरीबन 9 बिलियन के करीब, 8.9 बिलियन। तो जब आपको रिटर्न ज़्यादा मिलता है, ऑब्वियसली $1 के अगेंस्ट में ज़्यादा मिलेगा तो ज़्यादा भेजेगा। वन ऑफ द रीजंस कि यहाँ पे जो होम रिमिटेंसेस आए हैं वो इसकी वजह से आए हैं। लेकिन जो पॉजिटिव आपकी इकॉनमी जो परफॉर्म करना चाहिए थी वो नहीं कर रही है, उसका इम्पैक्ट उस पर आ रहा है, क्योंकि आपकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रही है। देखिए, मैं आपको मिसाल देता हूँ कि हिंदुस्तान जो है वांट्स टू बी ए सिग्नेटरी ऑफ WTO, ठीक है, जिसके तहत आपको अपनी सब्सिडीज़ कम करना पड़ती हैं, ख़त्म करना पड़ती हैं। लेकिन हिंदुस्तान अपनी सब्सिडी कम नहीं कर रहा है। इवन अमेरिका ने अपनी नहीं कर रहा है। लेकिन आप, हमारा मुल्क जो है माशाल्लाह इतना बड़ा चैम्पियन है कि वो सारी सब्सिडीज़ को ख़त्म करना चाहता है। और देखिए, IMF जो कुछ भी दे रहा है हमारी इकॉनमी के लिए, बेशक बहुत ही वाइटल हो गया था, इसके बगैर गुजारा नहीं था। लेकिन देखिए, एक एलिमेंट होता है अवामुन नास का। सारी इकॉनमी की ग्रोथ जो है, सारी आपकी सोशल ग्रोथ जो है, इट इज़ फोकस्ड ऑन पीपल। मकसद तो वही मकसद है ना। अगर लोग परेशान हैं, देखिए ना, आपको विद इन योर एनवायरनमेंट आपको फैसला करना है ना यार, डिसीजन लेने हैं। तो अगर आप ये देख रहे हैं कि हमारी लोगों की जो इस्तात है, परचेसिंग पावर ही नहीं रही, तो वो बिजली का बिल कैसे देगा यार? वो तो फिर यही होगा जो 40% लाइन लॉसेस में जो जा रहे हैं, या जो पावर थेफ्ट है उसके, अब गैस में भी पावर थेफ्ट, उसमें गैस थेफ्ट भी शुरू हो गई है। तो आप मजबूर कर रहे हैं लोगों को कि बिजली चुराएं। तो अगर फिर जब वो कर रहे हैं तो इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होगी आपकी? तो ये इसके लिए ज़रूरी है कि आप उनसे नेगोशिएट करें कि भाई एटलीस्ट जो बेसिक चीज़ें हैं उन पे हमें सब्सिडी अलाउ किया जाए फॉर टाइम बीइंग, अनलेस जब टिल द टाइम कि हमारी लोग जो हैं इस काबिल हो जाएं। देखिए, हमारे यहाँ प्राइसेस पाकिस्तान में बड़ा स्ट्रेंज है। हर चीज़ की जो प्राइस को मैच किया जा रहा है इंटरनेशनल प्राइसेस से। बिजली की प्राइस हो, गैस की प्राइस हो, या ऑयल की प्राइस हो, वो इंटरनेशनल प्राइसेस से मैच किया जा रहा है। लेकिन जब सूरत हाल आती है पेमेंट की, लोगों की तनख्वाहों की, तो वो लोकल लेवल पे है। एक लोकल में बहुत ही कम है। एक लोकल लेवल की तनख्वाह जो है, तनख्वाहदार जो है, वो इंटरनेशनल लेवल की चीज़ें कैसे खरीद सकता है? अब मुझे दोनों को मैच तो करना होगा। खुशी साहब, ये
जो हम जैसे लोग जो बाहर से आए हैं या हम जो इंटरनेशनल, हम जो समझते हैं, आप लोग इससे डिसएग्री करेंगे बिल्कुल, कि ये जो पाकिस्तान का असल मसला है कि ये आपके जो शाहाना अखराजात हैं गवर्नमेंट की, अगर आप 2004 और 5 की ये बजट को देख लें, टोटल 1000 बिलियन का बजट होता था। उसमें जो गवर्नमेंट के खर्चे थे वो 1000 में से 250 बिलियन मिलिट्री, 250 बिलियन आपके डेट रीपेमेंट पे चला जाता था और 250 सिविलियन का खर्चा। टैक्स भी 750 बिलियन, 750 बिलियन का टैक्स था, 750 बिलियन के ये 3 खर्चे। वो जो बाकी 250 था सो कॉल्ड डेवलपमेंट बजट था, जो कि अक्सर वो बीटी नहीं होता था क्योंकि ना पैसे आते थे ना होता था। आज आपका बजट 3200 पे पहुंच गया। आपकी आमदनी जो थी वो 750 से बढ़ के जो है ना 1300 पे चली गई। ये जो गैप है, आप ये नहीं समझते कि ये फंडामेंटल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम है? ये IMF, ये वर्ल्ड बैंक, ये दुनिया, ये सब तो बात की बात है। आप जब आप खर्च इतने ज़्यादा रखेंगे तो कहाँ से आप पूरा करेंगे? कुछ तो आपको वो अमेरिका दे रहा है सब्सिडी, वो पैसे वॉर और टेरर के नाम पे 400-500 बिलियन दे देता है वो। बाकी आप पैसे कहाँ से लाते हैं? आप नोट प्रिंट करके ही लाते हैं ना। और मेरी एज ए इकोनॉमिस्ट थिंकिंग ये है कि ये जो गैप आप फाइनेंस कर रहे हैं, इसको अगर आप बोरिंग से फाइनेंस करेंगे ना तो इन्फ्लेशन नहीं होगा, क्योंकि किसी की परचेजिंग पावर आप बोरो करके आप किसी और को दे रहे हैं। लेकिन जब एक्स्ट्रा नोट प्रिंट कर देते हैं तो वहाँ पे तो जिस आदमी के पास पैसा था वो भी है, और एक एडिशनल आदमी के पास भी पैसा आ गया तो वो आता है मार्केट में, हर चीज़ की कीमत एडजस्ट हो जाती है। दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता। जापान में 50 साल से कीमत नहीं बढ़ी, सऊदी अरेबिया वगैरह में 25 साल बाद किसी चीज़ की कीमत बढ़ते हुए नहीं देखी, क्योंकि वो मनी सप्लाई को एकदम अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक नीड रखते हैं। उसके अलावा देखिए तारिक साहब, मैं यहाँ पर एक ज़रा सा हट के बात है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट मैं समझता हूँ ये बात है जो मैं यहाँ करना चाहता हूँ कि अपार्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट्स रोल, कि गवर्नमेंट का क्या रोल है और उसकी क्या एक्सपेंडिचर है, उसकी क्या पॉलिसीज़ हैं, उसको हटा के हम ये देखते हैं कि उससे भी बड़ा रोल हर माशरे में सोसाइटी का होता है। गवर्नमेंट को फ़िलहाल आप एक तरफ कर दें, हमारे जो वेल ऑफ लोग हैं, जैसा आपने कहा कि आप लोगों से मांगे आपको 10 बिलियन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ये है, देखिए हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ये है कि ये जो रेवोल्यूशन आया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पाकिस्तान में, या पाकिस्तान बना, उसके नतीजे में जो मनीड लोग हैं, जो ताजिर लोग हैं या पैसे वाले लोग हैं, वो कभी भी सोसाइटी के साथ शेयर नहीं करते। ये इतना बड़ा लैक है जो कहीं भी नहीं। मैं आपको मिसाल देता हूँ कि आप अमेरिका में चले जाएं, अगर वहाँ पे क्रिसमस का त्यौहार आता है तो वहाँ प्राइसेस आधी कर दी जाती हैं। हमारे यहाँ ईद आता है तो रमज़ान में 4 गुना ज़्यादा बढ़ा दी जाती हैं, ठीक है ना। यहाँ पे अगर बारिश होती है या कोई लॉ एंड ऑर्डर का मसला होता है तो टैक्सी वाला आपसे 10 गुना ज़्यादा चार्ज करता है। यानी सोसाइटी का जो फैब्रिक है वही नहीं है आपके पास। तो देखिए ये सारे मसाइल जो हैं ये ओवरनाइट हल हो सकते हैं अगर सोसाइटी शेयर करना चाहे। तो मैं सारा ब्लेम, हो सकता है मैं गलत कह रहा हूँ, लेकिन सारा ब्लेम जो है हमारी सोशल कैरेक्टर जो है उसका है और उसको अपना रोल करना चाहिए। कि क्या हम आप ऐसे आम लोग इस पे कुछ कर सकते हैं या ये सारा गवर्नमेंट का है? बिल्कुल कर सकते हैं। और हमारे यहाँ जो है देखिए ना, एक तो ये है कि हमारा जो कल्चर है, कल्चर या हमारी जो इब्तदाई जो ग्रोथ होती है घरों में, तो यही होती है ना, इस्लामी तालीमात पर होती है हमारी ग्रोथ होती है। लेकिन हम मिजाजन वो नहीं होते हैं, हम उसका असर नहीं होता, असर नहीं होता है। अब देखिए हिंदुस्तान के अंदर एक ज़माने में जबकि इंदिरा गांधी की हुकूमत थी या उससे कुछ पहले, वहाँ जो है उन्होंने मुहिम चलाई थी सादा ज़िंदगी गुजारने की, और हत्या कि एक वक्त वो फाका भी करते थे उसकी। अच्छा। आपको याद होगा क्या ये गांधी ने चलाई थी? ये जो है आपके जब वो थे ना अयूब खान के ज़माने में, जब शास्त्री अच्छा उस ज़माने में, यानी जंग के फौरन बाद जो है ना उन्होंने कैंपेन चलाई थी सादा। हमारे यहाँ सादा रहन सहन का कोई जो है तसव्वुर नहीं। मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि देखिए ना, हम तो कहते हैं कि हम बहुत अवामी हैं और अवामी हुकूमत है और पीपल्स पार्टी है और तमाम डेमोक्रेसी आ गई है ना, लेकिन वो अवामी नहीं है, वो जो है बहुत बड़ा हुक्मरान है। बाहर ऐसा मालूम होता है कि वो लोग बाहर से जो है, बाहर का अंग्रेज भी इतना शाखर्च नहीं था जितना कि हमारे जो रहनुमा है। तो बिल्कुल शाखर्च नहीं था। और बड़े मज़े की बात है, ये हिस्टोरिकल फैक्ट है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। ये जो आर्टिकल आप लोगों ने छापा है
इससे भी ये साबित होता है कि अंग्रेज जो था यहाँ 190 साल झक मारने के लिए नहीं बैठा हुआ नहीं। आप किसी साल का बजट देख लीजिए, 1930 का बजट देख लें, 60 मिलियन पाउंड का बजट, टोटल खर्चे विच इंक्लूडेड पेमेंट टू बहादुर शाह जफर एंड एवरीथिंग वाज 30 बिलियन। 30 बिलियन की ये आराम से हर साल उठा के इंग्लैंड ले जाते थे। जी। नहीं देखिए, प्राइवेट सेक्टर के हवाले से मैं ये बात करता हूँ कि उनका हमारी सोसाइटी को बिल्डअप करने में क्या रोल रहा है कि जब तक हमारे यहाँ फ्री इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट नहीं आया था, आप यकीन जानिए कि पाकिस्तान के जो बने हुए जूते होते थे, बाटा और सर्विस के जो लेदर के जूते होते थे, वो इतने कॉस्टली होते थे कि एक आम आदमी उसको खरीदने का तसव्वुर ही नहीं कर सकता था, ठीक है। और उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था कि वो लुंडा से जाके पुराने जूते ला। इन्होंने पुराने जूते पहनने पे मजबूर कर दिया इस कौम को, पुराने कपड़े लुंडा से खरीदने पे मजबूर कर दिया। जब ये कॉन्सेप्ट आया फ्री इकोनॉमी का, तो चाइना के 300 रुपए के जूते वो आराम से जाके नए जूते खरीदता है, हाँ। नए कपड़े खरीदता है, ठीक है ना। तो ये हमारी प्राइवेट सेक्टर का रोल है, हमारे ये शर्मनाक रोल है, मैं ये कहता हूँ। इन्होंने सिर्फ अपने खजाने भरे हैं, अपनी तिजोरियां भरी हैं, अवाम के साथ शेयर नहीं किया। ये किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, मैं बड़ी पॉइंट अच्छी है, क्योंकि अगर ये चीज करते तो ये इंपोर्ट्स आते ही, सवाल ही नहीं पैदा होता है। आप सबसे देखिए ना, हम इसको सुधार सकते हैं। हमारे यहाँ जो है ना मईशत जो तबाहकुन मईशत है, इसका इलाज मौजूद है और हमारे पास और हमारी दस्तरस में है। हम ज़रा से अपना आउटलुक देखिए ना, हमारे जो हैं, मैं वही फिर दोहराऊंगा कि जनाब हमें इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां रखने की क्या ज़रूरत है। अच्छा, एक मिसाल मैं देता हूँ। कितनी शर्मनाक बात है कि यहाँ पर भूख की वजह से यहाँ पर खुदकुशियाँ हो रही हैं, लोग जो है ना मर रहे हैं, खुदकुश अपने को जो है ना हलाक कर रहे हैं। आप ही ने या डॉक्टर अयूब ने बताया था कि एब्सोल्यूट पॉवर्टी की जो तादाद है 5.5 करोड़ हो चुकी है इस मुल्क में। एब्सोल्यूट पॉवर्टी वो है कि जो आदमी को खाना नहीं मिल रहा, बाकी चीज़ों तो आप छोड़ दो। अच्छा सुनिए, हमारे लिए क्या शर्मनाक बात नहीं? क्या ये हमारा इखलाक जो है ये इस बात की इजाज़त देता है कि जनाब लोग तो भूखे मर रहे हैं, खुदकुशी कर रहे हैं, और हम अपने टीवी चैनलों में बड़े बड़े मुरगन ग़िज़ाओं की नुमाइश कर रहे हैं? ये शर्मनाक बात नहीं है, ये हमारी जहनियत है। दिस इज द टेम्परामेंट ऑफ जी हाँ, और उसकी तशहीर कर रहे हैं। एक कल्चरल चेंज की जरूरत है, ये कल्चरल चेंज का। तो अब जरा बैक टू IMF रोल पे आते हैं, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। IMF के प्रोग्राम में जाने के जो मेरे समझ में जो बात आती है, आप लोग उससे एग्री नहीं करेंगे, कि ये 2 फैक्टर्स मैं समझता हूँ, जो अगर मैं बाहर भी होता तब ये बात 2004-5 में ही प्रिडिक्ट कर देता कि पाकिस्तान इज हेडिंग टूवर्ड्स डिजास्टर। वाई? बिकॉज इट हैज़ फिक्स्ड द फॉरेन एक्सचेंज रेट एट 62। फिक्सिंग ऑफ एनीथिंग इन इकोनॉमिक्स इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। जी, 17 करोड़ आवाम है, पूरी दुनिया से इंटरेक्शन है, किसी चीज़ को आप फिक्स नहीं कर सकते। वो चीज़ें मूव करती रहती हैं। वो साथ साथ इन्फ्लेशन, अगर ये दोनों फैक्टर्स ना होते ना, तो इतनी बड़ी फॉरेन एक्सचेंज की जो आपकी गैप आया ना, वो नहीं आता। आपकी इन्फ्लेशन होता तो होता, आप उसको क्या नहीं, तारिक साहब आप ये देखिए कि आपका इन्फ्लेशन क्यों होता है, वो आपका मसला है। एक चीज़ मैं यहाँ पे अभी अपने एक आर्टिकल पढ़ा था, आपके कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है। जब मैं शुरू में इस मुल्क में आया था तो मुझे कहा डोंट वरी, दे मेड इट पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ये मुझे इस्लामाबाद में बताया गया था इकोनॉमिक एक्सपर्ट टीम ने, कि आवर डेफिसिट विल नेवर क्रॉस 4.5% ऑफ GDP बिकॉज इज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जो करेगा या जो मिनिस्टर करेगा या जो उनको सज़ा हो जाएगी। आई वॉज वेरी रिलीव्ड कि चलो इन्होंने एक बेंचमार्क, एक डिसिप्लिन क्रिएट कर दिया। लेकिन 2008 में डेफिसिट रीच्ड 9%। किसी को प्रोसिक्यूट किया गया, किसी पे केस चला। ये कानून बनाने का फ़ायदा क्या जब उसका कोई रिएक्शन ही नहीं हो रहा। तो आपने ऐसी सिचुएशन क्रिएट की, अपने एक्सपेंडिचर इतने बढ़ाए, इन्फ्लेशन क्रिएट किया बाय प्रिंटिंग नोट्स। स्टेट बैंक में ऐसे गवर्नर को रखा जिसका कोई कैरेक्टर ही नहीं था, जितना नोट कहा गया उन्होंने प्रिंट करके दे दिया। मार्केट में आ गए इन्फ्लेशन, 30% इन्फ्लेशन कैसे ही हो जाता है। आप मेरा दावा यह है, लोग कहते हैं कि इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल हो, मैं कहता हूँ कि आप इन्फ्लेशन करके दिखा दो मुझे, अगर आप करेंसी ना बढ़ाओ, करेंसी ना बढ़े, बाकी आप जो कुछ करें, आप लूट मार करें, आप टैक्सेस लें, आप एक्सपेंडिचर करें, कुछ भी करें, इन्फ्लेशन नहीं होगा जब तक एक्स्ट्रा नोट नहीं होंगे। क्योंकि जब आप टैक्स लेते हैं
तो किसी की परचेजिंग पावर लेते एक्स्ट्रा नोट तो देखिए अगर ना। आप बोरो करते हैं तो किसी की परचेजिंग पावर बोरो करते हैं, बिल्कुल लेकिन सही। जब नोट प्रिंट करते हैं तो एक्स्ट्रा नोट आ जाता है, एक्स्ट्रा परचेजिंग पावर मार्केट में आता है, उससे प्रॉब्लम आती है। अब हमें प्रोग्राम को कंक्लूड करना पड़ रहा है। नहीं देखिए, ये देखिए कि हमारे यहाँ जो इस वक्त मौजूदा जो रिजर्व्स हैं स्टेट बैंक के, जो फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व है, वो $16 बिलियन से अबव है इस वक्त, टुडे, आज की बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप देखिए कि इन रिजर्व का हमारे यहाँ यूटिलाइजेशन क्या है। आप इंपोर्ट बिल भी तो ज़रा गौर करें। इंपोर्ट बिल जरूर करें, कितना इंपोर्ट है? तो हमारी डेडलाइन है। इंपोर्ट बिल कितना है अभी अब सालाना? तो देखिए, अब तो हमारा जो इंपोर्ट जो है ना 30 बिलियन से के करीब है टोटल एक साल का, और एक्सपोर्ट जो है 20 बिलियन है। और पहले कितना था? पहले 36 चला गया था, 40 चला गया था। मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जब आपकी करेंसी गिरी तो कम से कम इंपोर्ट तो कम हुआ ना। ये कैची है जो ऐसे दोनों तरफ से चलती है। 2004 से आपने क्या किया कि फिक्स करके इंपोर्ट को बढ़ाते चले गए, एक्सपोर्ट को कम कर दिया। अगर ये दोनों फैक्शन ना नहीं, होता, लेकिन इंपोर्ट जो बढ़ रही थी वो इसलिए नहीं बढ़ रही थी। इंपोर्ट इसलिए बढ़ रही थी कि आपके यहाँ डेवलपमेंट हो रहा था, आपके यहाँ मशीनरी इंपोर्ट हो रही थी। टेक्सटाइल सेक्टर में 4 बिलियन का मशीनरी इंपोर्ट हुई है, उस ऑब्वियसली उसके रिजल्ट्स आते हैं। मेरा कहने का मकसद ये है कि आपके जो रिजर्व है वो IMF कहता है कि इसको सिर्फ बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए रखिए, मैं ये कहता हूँ कि उसको प्रोडक्टिवली उसको यूज़ करें, उसको मनी को, ताकि आप इस कर्जे से निकल जाएं, निजात हासिल करें। उसको पॉजिटिव यूज़ होना चाहिए। मौजूद बहुत ही बड़ा मौजूद ले बैठे हैं, ख़त्म नहीं हो सकता ये। इंशाल्लाह फिर आपको मैं दूंगा। नाज़रीन, रोल ऑफ IMF पे ये प्रोग्राम हमारा आपने सुना। इसमें हमने जानने की कोशिश की कि हम IMF के पास गए क्यों और उसके क्या वजूहात थे। पैनल में डिस्कशन में काफ़ी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था। मेरा अपना ख्याल था कि अगर हम लोग करेंसी को अपने फिक्स ना रखते 2004 से लेके 8 तक, और साथ साथ इन्फ्लेशन ना क्रिएट करते, तो ये सिचुएशन नहीं होती। अमानुल्लाह साहब और खुर्शीद साहब के ओपिनियन डिफरेंट है। वो ये समझते हैं कि IMF वगैरह की वजह से ही इस तरह की पॉलिसीज़ बनी और उसकी वजह से हमें उनके पास जाना पड़ा। इंशाल्लाह किसी और मौजू पे फिर हाजिर होंगे। खुदा हाफिज़।